हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम रेफरेंस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और मर्टन का संदर्भ समूह, इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रकार क्या है और मानव व्यवहार को यह किस तरह से प्रभावित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसके अंत में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे आप अपने आप को एसेस भी कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज के अंदर किसी न किसी समूह का हिस्सा जरूर है। वो जिस भी समूह से बिलोंग करता है वह उसका सदस्यता समूह है, मतलब उस समूह का वो हिस्सा है। जिस समूह का व्यक्ति हिस्सा होता है वो सदस्यता समूह कहलाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है भी व्यक्ति निम्न समूह से संबंधित है और उससे उच्च समूह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो उस उच्च समूह में शामिल होना चाहता है। इसीलिए वो अपना जो उच्च समूह है जिसका वो सदस्य नहीं है, उनके मूल्यों, नियमों, आदर्शों का पालन करना शुरू कर देता है और उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। मतलब मानसिक रूप से अपने आप को उस समूह से संबंधित कर लेता है। इसी को संदर्भ समूह कहा गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। संदर्भ समूह है, इस संदर्भ समूह मीनिंग, डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह की बात करते हैं तो संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो हर्बर्ट हाइरमैन ने 1942 में किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ द स्टेटस। इस पुस्तक में उन्होंने रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग मनोविज्ञान के अंतर्गत किया था। परंतु समाजशास्त्र में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट के मर्टन ने, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने अमेरिका के जो सैनिक थे उनका अध्ययन करके संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की थी, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब हम संदर्भ समूह की बात करते हैं तो समूह को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सदस्यता समूह। सदस्यता समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है और वह उस समूह के कार्यों में पूरी सक्रियता से भाग लेता है। जैसे आपका परिवार है, वो आपका सदस्यता समूह है, आप उस समूह के सदस्य हैं और उसके कार्यों में भाग भी लेते हैं। आपके दोस्त हो गए, दोस्तों के समूह में भी आप उस समूह के भी आप सदस्य हैं। आपका महाविद्यालय हो गया, उस समूह के भी आप सदस्य हैं और उसके कार्यों में पूरी तरह से भाग भी लेते हैं। तो वह समूह जिसका व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है और उस समूह के कार्यों में पूरी सक्रियता से भाग लेता है वो सदस्यता समूह कहलाता है। और रेफरेंस ग्रुप के बारे में आप देखिएगा, संदर्भ समूह हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया, तथा समाजशास्त्र में इसका प्रयोग सबसे पहले आर के मार्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स में किया। संदर्भ समूह का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसका मतलब व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को उस समूह से संबंध स्थापित कर लेता है। जब व्यक्ति किसी अन्य समूह से अपने को मानसिक रूप से संबंधित कर लेता है और वह उसी समूह के मानकों एवं मूल्यों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है तो इसे संदर्भ समूह कहा जाता है। जैसे युवा और युवतियाँ किसी भी विशेष हीरो हीरोइन जिससे वो प्रभावित है, उस जैसा वो बनना चाहते हैं, उसके क्वालिटी से वो प्रभावित होते हैं और फिर उसी जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति या वो समूह उस युवक या युवती के लिए वो संदर्भ समूह हो गया। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और वो अक्षय कुमार को पसंद करता है और फिर वो क्या करेगा, वो अक्षय कुमार तो नहीं है, उस जैसा बनना वो चाहता है, इसलिए वो जैसा अक्षय कुमार बिहेव करता है वैसा ही वो व्यवहार करना शुरू कर देगा। जैसे अक्षय कुमार हेयर स्टाइल रखता है, जैसे वो चाल चलन है, जैसे वो बातें करता है, जिस तरह से वो काम करता है, उसी चीज़ों को वो बच्चा अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, संदर्भ समूह कहते हैं। अब इसके पश्चात देखिए, आगे हम चलते हैं। जो हर्बर्ट हाइमैन थे उन्होंने संदर्भ समूह का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चे के संदर्भ में किया था। जैसे एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है तो वो स्कूल जाने वाले बच्चे से अपने आप को निमन समझता है
और वो बच्चा जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल न जाने वाले बच्चे के लिए एक संदर्भ समूह है। वो सोचते हैं कि हम भी स्कूल में जाएंगे। आपने घर में भी देखा होगा, बड़े बच्चे स्कूल में जाते हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उन जैसा व्यवहार करते हैं। कभी हाथ में कॉपी लेंगे, कभी पेन लेंगे, कभी छोटा सा बैग टांग कर घूमेंगे। इसका मतलब वो उस बड़े बच्चों से संबंधित अपने आप को करते हैं, उससे संबंध स्थापित करते हैं। इसका मतलब स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे वो एक संदर्भ समूह हो गया। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल न जाने वाले बच्चों को मौज मस्ती करते हुए देखते हैं, तो वो ये भी सोच सकते हैं कि काश हम भी इस तरह से मौज मस्ती करते, और उनको देखकर हो सकता है वो भी खेलने कूदने ज़्यादा लग जाए। परंतु हर्बर्ट हाइमैन ने स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो संदर्भ समूह माना है, न स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए। परंतु सबसे पहले आर.के. मार्टन ने समाजशास्त्र में द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने संदर्भ समूह का प्रयोग किया था। तो देखिए, उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया था भी संदर्भ समूह क्या होते हैं। एक तो उन्होंने कहा था दूसरे विशिष्ट। दूसरे विशिष्ट क्या होते हैं? दूसरे विशिष्ट वे लोग होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उस व्यक्ति में कुछ एक लोगों के प्रति ऐसे चित्र है उसके दिमाग में भी, वो लोग बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं वो लोग, और वो व्यक्ति उन जैसा बनना चाहता है, और वो धीरे धीरे उन व्यक्तियों या उन जिस समूह में वो शामिल होना चाहता है उस समूह जैसा व्यवहार करने लगता है। उसी के विचारों, मूल्यों, आदर्शों आदि जैसा व्यवहार वो करने लगता है। तो जो व्यक्ति या जो समूह एक व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित है, एक व्यक्ति के लिए उच्च है, वही दूसरे विशिष्ट कहलाते हैं। मान लीजिए मेरे लिए एक ऐसा समूह है जो उच्च है, जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो वो जो दूसरा उच्च समूह है वो मेरे लिए दूसरा विशिष्ट हो, दूसरे विशिष्ट के नाम से उसे जाना जाएगा। समरूपता व प्रतिरूपता, इसका मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे विशिष्ट का मतलब इस समूह से, उच्च समूह से अपने आप को संबंधित कर लेता है और उच्च समूह के मूल्यों, आदर्शों को अपने आचार व्यवहार में लागू कर देता है और उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। संदर्भ समूह के लोगों के या संदर्भ समूह का जो व्यक्ति है उस जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो वो जिस समूह का सदस्य नहीं है उसके समरूप बन जाता है, मतलब संदर्भ समूह के समान बन जाता है और उसी जैसा वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो अपना जो सदस्यता समूह है, जिसके मूल्य, विचार, मानक थे, उनकी वो उपेक्षा करने लग जाता है, उनसे वो अलग तरह का व्यवहार करने लग जाता है। इसीलिए उसके प्रति वो क्या होगा, प्रतिरूपता आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, संदर्भ समूह में जो व्यक्ति का संदर्भ समूह है उसके प्रति समानता स्थापित होगी, और जो उसका सदस्यता समूह है, जिसका वो सदस्य है, उसके प्रति प्रतिरूपता या असमानता स्थापित होगी, मतलब उसके मूल्यों, आदर्शों में वो विश्वास नहीं रखेगा। इसके पश्चात आर.के. मार्टन ने बताया कि संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह का चुनाव, इनका चुनाव कैसे करेंगे। संदर्भ व्यक्ति का चुनाव कैसे किया जाएगा कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर विशेष क्वालिटी है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों को अपनी भूमिकाएं निभाते हुए देखता है, और जो एक खास भूमिका निभा रहा है, जो एक अलग तरह की भूमिका निभा रहा है, वो व्यक्ति उस एक के लिए रोल मॉडल बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, और उसी जैसा वो व्यक्ति बनना चाहता है, तो उसी के मूल्यों, आदर्शों, विचार को अपने व्यवहार में वो ढाल लेता है और उसी व्यक्ति के जैसा वो बनना चाहेगा, और उसी व्यक्ति को वो संदर्भ समूह के रूप में चुन लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक महाविद्यालय या एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। एक टीचर, कोई एक बच्चे को कोई ऐसा टीचर भी लग सकता है जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाते हो, या जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हो, तो वो बालक उस टीचर को अपना रोल मॉडल मान लेगा, मतलब उसको संदर्भ समूह चयन कर लिया और उसी जैसा वो व्यवहार करना शुरू कर देगा, या उस जैसा वो बनना चाहेगा। तो इस प्रकार से अपने से उच्च व्यक्ति को, अपने से उच्च का मतलब अपने से उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को जब भूमिका निभाते हुए देखता है, तो जो अच्छी तरह से भूमिका निभाता है उसी को बालक अपना संदर्भ व्यक्ति का चुनाव कर सकता है।
संदर्भ समूह का चुनाव। संदर्भ समूह के चुनाव का तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति जिस समूह से संबंधित है वो दूसरा समूह जो उससे उच्च है, जिसकी प्रतिष्ठा समाज के अंदर ज़्यादा है, तो वो उस समूह को अपना संदर्भ समूह के रूप में चुन लेता है और फिर उसी संदर्भ समूह के अपना जो संदर्भ समूह चुना है उसी के मूल्यों, मानकों, उसके नियमों के अनुसार वो व्यवहार करना शुरू कर देता है, ताकि वो भी उसके समान उच्च हो सके या सामाजिक दृष्टि से जो संदर्भ समूह है उस जैसा मान सम्मान या प्रतिष्ठा उसी को मिल सके। तो संदर्भ समूह में व्यक्ति का चुनाव उसकी भूमिकाओं के आधार पर उनको आदर्श मानकर किया जाता है। संदर्भ समूह का चुनाव विशेष समूह को जो अपने से उच्च है उस समूह का चुनाव किया जाता है, ताकि व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा उस समूह के समान हो सके, संदर्भ समूह के समान हो सके। चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व भी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, हम संदर्भ समूह का चुनाव करते हैं। इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? आर.के. मर्टन ने अपने अध्ययन में बताया था कि इसमें एक तो समय प्रभावित करता है। समय प्रभावित ऐसे करेगा, मान लीजिए आज किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह एक हीरो या हीरोइन है या कोई खिलाड़ी हो सकता है, 10-20 साल के बाद वो उसका संदर्भ समूह न रहे, वो किसी दूसरे को संदर्भ समूह बना सकता है। तो इस पर समय का प्रभाव पड़ेगा। एक सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव पड़ेगा। जिस समाज में जितनी ज़्यादा गतिशीलता होगी, मतलब यदि सामाजिक संरचना खुली है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे समूह में आ जा सकता है, तो वहाँ पर संदर्भ समूह उसका चुनाव आसान होता है। जबकि जो बंद सामाजिक संरचना यदि बंद है, जैसे भारतीय जाति व्यवस्था है, प्राचीन काल में भारतीय जाति व्यवस्था रही है, तो उसमें संदर्भ समूह और जो सदस्यता समूह वो लगभग एक जैसे होते हैं। उसमें संदर्भ समूह का चयन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो समूह का आकार भी है, समूह के साथ हमारी कितनी अवधि तक हम रहते हैं, समय का की भी इसके अंतर्गत हो गया। सामाजिक गतिशीलता भी होगी, सामाजिक मूल्य और आदर्श हो गए, अपने खुद का जो सामाजिक समूह है उसकी स्थिति होगी। ये सब चीज़ें संदर्भ समूह के चयन में प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात हम आगे करते हैं संदर्भ समूह के अवधारणा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ समूह का आधार मानसिक होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले हाइमैन ने किया था। इसका मानसिक होने का मतलब हो गया व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं है, परंतु मानसिक रूप से व्यक्ति अपने आप को उस समूह से अपने आप को स्थापित कर लेता है। रॉबर्ट मार्टन एम शरीफ ने इस अवधारणा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानसिक स्थिति के आधार पर सामान्यतः 2 प्रकार के समूह माने गए हैं, सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है और उसमें सक्रिय होकर भाग लेता है उस समूह को सदस्यता समूह कहा जाता है, जबकि संदर्भ समूह उस समूह को कहा जाता है जिसका व्यक्ति वास्तव में सदस्य नहीं है, परंतु काल्पनिक या मानसिक रूप से उस समूह को अपना मानकर उनके मूल्यों, आदर्शों, संस्कृति आदि का अनुसरण करता है। संदर्भ समूह का अर्थ और परिभाषाएं। जब समाज का कोई सदस्य अपने मूल समूह से हटकर, मतलब सदस्यता समूह से हटकर किसी दूसरे ऊंचे समूह को आदर्श मानकर उसके नियमों, मूल्यों, आदर्शों आदि को आचरण में लाता है, तो उसे संदर्भ समूह कहा जाता है। मतलब अपने समूह से दूसरा समूह। अर्थात संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है, परंतु उस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे छात्र छात्राएं विभिन्न हीरो हीरोइन खिलाड़ियों के पहनावे, बालों की स्टाइल, चलने फिरने, बोलने के तरीके को अपने आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं। यह समूह व्यक्ति की अभिलाषा का प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। रॉबर्ट के मर्टन ने बड़ी सीधी परिभाषा दी है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, परंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। मतलब संदर्भ समूह वह समूह होगा जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो उसका सदस्य बनना चाहता है। क्लाइनबर्ग ने क्या कहा है, संदर्भ समूह काल्पनिक और नकारात्मक दोनों है। काल्पनिक कैसे है कि वो उस समूह का सदस्य है ही नहीं, परंतु मानसिक रूप से उसने अपने आप को उससे संबंधित किया है। जैसे मान लीजिए किसी हीरो की नकल करना शुरू कर दिया, उससे अपने आप को संबंध स्थापित कर लिए, तो वो हीरो तो नहीं है ना, वो एक काल्पनिक है। काल्पनिक रूप से उससे उसने अपने आप को संबंध स्थापित किए हैं। नकारात्मक का मतलब संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है।
यह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे कोई अपराधी समूह को यदि अपना संदर्भ समूह मान ले तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संदर्भ समूह एक काल्पनिक समूह है जिसका वास्तव में व्यक्ति सदस्य नहीं होता पर उसका सदस्य बनना चाहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संदर्भ समूह है वो एक काल्पनिक होता है, मानसिक का इसका आधार होता है और उच्च अभिलाषाओं की प्राप्ति का ये परिणाम होता है। तो इसकी विशेषताओं का हम एक एक करके यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसकी पहली विशेषता है मानसिक आधार। तो इसके अंतर्गत हमने किया था संदर्भ समूह का आधार क्या होगा, मानसिक होगा। इसका आधार मानसिक होने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं है परंतु काल्पनिक और मानसिक रूप से वह अपने आप को उस समूह से स्थापित या संबंधित कर लेता है। उच्च अभिलाषाओं का परिणाम संदर्भ समूह है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि संदर्भ समूह उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति की ऊंची ऊंची अभिलाषाएं होती है, इसीलिए उच्च समूह से व्यक्ति अपने संबंध स्थापित कर लेता है। और यह प्रतिष्ठा का प्रतीक, क्योंकि जिस समूह की जितनी ऊंची प्रतिष्ठा होगी व्यक्ति उसी से अपने आप को संबंधित करता है। विभिन्न संदर्भ समूह विभिन्न या बहुत सारे हो सकते हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारे संदर्भ समूह हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए संदर्भ समूह हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी खिलाड़ी को भी संदर्भ समूह मान सकता है, वो किसी उच्च जाति को भी अपना संदर्भ समूह मान सकता है, वो किसी हीरो को भी संदर्भ समूह मान सकता है। इसका मतलब ये हुआ एक व्यक्ति के कई संदर्भ समूह हो गए। इसी तरह से एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए संदर्भ समूह हो सकता है। जैसे हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल या आदर्श या संदर्भ समूह हो सकते हैं। काल्पनिक संदर्भ समूह की अन्य विशेषता यह है कि यह काल्पनिक होता है। जैसे क्लाइनबर्ग ने भी कहा था यह काल्पनिक और नकारात्मक दोनों है। इसका मतलब यह वास्तव में नहीं होता, वास्तव में व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता है, बल्कि काल्पनिक रूप से वो सोचता है कि मैं इसी समूह जैसा हूँ या इसी समूह का सदस्य हूँ। नकारात्मक, ये भी बात क्लाइनबर्ग ने कही थी कि संदर्भ समूह वो काल्पनिक और नकारात्मक दोनों होते हैं। नकारात्मकता का तात्पर्य यह है कि इसका व्यक्ति और समाज के ऊपर अस्वस्थ प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे यदि व्यक्ति ने अपने आप को अपराधी समूह से संबंधित कर लिया या अपराधी व्यक्ति को अपना संदर्भ समूह मान लिया तो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होगा। इन दोनों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने से उच्च समूह से संबंधित संदर्भ समूह की एक विशेषता यह भी होती है कि यह व्यक्ति के अपने समूह से अधिक प्रतिष्ठा वाला समूह होता है, जिसमें अर्थात व्यक्ति जिस समूह में जाना चाहता है उस समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा अपने समूह से अधिक होती है। व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर, अब व्यक्ति किस समूह को अपना संदर्भ समूह मानेगा यह व्यक्ति के खुद के दृष्टिकोण पर निर्भर है। एक व्यक्ति के लिए जो समूह आदर्श है वही उसका संदर्भ समूह होगा। एक व्यक्ति जिसके लिए जिस समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है वही उसके लिए संदर्भ समूह होगा। तो संदर्भ समूह व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। अन्य समूहों के मूल्यों व आदर्शों को अपनाने की प्रक्रिया। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसमें जो सदस्यता समूह है, जिस समूह का व्यक्ति सदस्य है उस समूह के विचारों, मूल्यों, आदर्शों को छोड़कर अन्य उच्च समूह जिसको वो संदर्भ समूह मानता है उसके मूल्यों, आदर्शों और नियमों को वो अपना मानना शुरू कर देता है। संदर्भ समूह समाज के लिए आदर्श हो जरूरी नहीं है। अब संदर्भ समूह है वो एक व्यक्ति के लिए तो आदर्श होता है परंतु ये जरूरी नहीं कि समाज के लिए भी वो एक आदर्श हो। जैसे अपराधी समूह है, यदि उससे ने किसी व्यक्ति ने अपने आप को उस समूह से स्थापित कर लिया, संबंधित कर लिया तो वो उस व्यक्ति के लिए तो आदर्श हो सकता है लेकिन पूरे समाज के लिए तो वो आदर्श नहीं है। अगली इसकी विशेषता ये है कि जो संदर्भ समूह है वो हमेशा व्यक्ति के आदर्श का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति जिसको भी आदर्श मानता है, जिस भी जैसा वो बनना चाहता है उसी के मूल्यों, आदर्शों, उसके व्यवहार को अपने जीवन में अपनाता है तो यह व्यक्ति के आदर्श का प्रतीक भी होता है। टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। जो रॉबर्ट के मर्टन थे उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिका के अंदर जो सैनिक थे उन पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसके प्रकारों का भी वर्णन किया था। उन्होंने बताया था संदर्भ समूह के प्रकार, अंतः समूह
या सदस्यता समूह या संदर्भ समूह। अब रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी पुस्तक में बताया था कि संदर्भ समूह अंतः समूह भी हो सकता है और बाह्य समूह भी हो सकता है। अंतः समूह भी संदर्भ समूह कैसे हो सकता है? उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए एक सेना की टुकड़ी है, उसमें सैनिक है बहुत सारे, तो वो सारे सैनिक सदस्यता समूह के सदस्य हो गए। अब उन सैनिकों में से एक सैनिक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसे पदोन्नति भी मिल गई, उसे वीरता पुरस्कार भी मिल गए और उसकी समाज में, देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा भी बन गई। तो वो व्यक्ति अपने दूसरे सैनिकों के लिए, साथियों के लिए एक आदर्श बन जाएगा और सभी व्यक्ति उसको उस जैसा बनना चाहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो अंतः समूह या सदस्यता समूह हो जाएगा। अंतः समूह या सदस्यता संदर्भ समूह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे आप सदस्यता समूह हो। आपकी क्लास में एक बहुत मेहनत करता है और उसने बहुत ज़्यादा अंक हासिल कर लिए, अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, तो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी उस जैसा बनना चाहेंगे। तो उस समूह को क्या किया गया? अंतः समूह या सदस्यता समूह संदर्भ समूह। मतलब अपने सदस्यता समूह में से किसी को संदर्भ समूह बनाना अंतः समूह या सदस्यता संदर्भ समूह कहा जाता है। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया था बहुल संदर्भ समूह। बहुल संदर्भ समूह के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो सदस्यता बहुल संदर्भ समूह को उन्होंने दो भागों में बांटा था। एक था परस्पर विरोधी संदर्भ समूह। परस्पर विरोधी संदर्भ समूह वो संदर्भ समूह होंगे जिसमें एक व्यक्ति के दो संदर्भ समूह है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक मान लीजिए अपराधी समूह हो सकता है तो दूसरा समाज सेवा वाला समूह हो सकता है, तो दोनों विरोधी समूह हो गए। अब व्यक्ति क्या करेगा? उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करेगा। अब मर्टन कहते हैं वो किसका चुनाव करेगा? वो समानता के आधार पर चुनाव करेगा। इसका मतलब उन दोनों में से जिससे उसके विचार मिलते हैं, जिससे उसकी समानता है, उसी को वो संदर्भ समूह मानेगा। तो जब व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी संदर्भ समूह हो तो उसको परस्पर विरोधी संदर्भ समूह कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह, म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप। अब इसमें उन्होंने बताया, मर्टन ने, सामान्यतः व्यक्ति समान आयु या फिर समूह या फिर समान वैवाहिक स्थिति समूह या समान शैक्षिक स्तर वाले समूहों को अपना संदर्भ समूह बनाता है। इसके अंतर्गत वो होगा यदि व्यक्ति ने अपने को शक्ति प्रदान करने वाले समूहों को संदर्भ समूह बनाया है तो वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसमें समान तीन संदर्भ समूहों को इन्होंने शामिल किया है। एक तो विद्यार्थी समूह जो उसके साथ पढ़ते हैं, एक इसके समान वैवाहिक स्थिति वाले समूह और एक समान आयु वाले। इसका मतलब उससे ऐसा समूह जिससे उसको शक्ति मिलती है वो उसके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं। समान शैक्षिक समूह जिसको हम कहते हैं वो समान वैवाहिक स्थिति उसके साथ वाले हो सकते हैं, उसकी आयु वाले हो सकते हैं। इसके पश्चात आगे आएगा असदस्यता या गैर सदस्यता समूह। ये अंतः समूह या सदस्यता समूह के विपरीत है। इसमें उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति अपने समूह को छोड़कर दूसरे समूह को अपना आदर्श मान लेता है, अपने संदर्भ समूह मान लेता है, तो उसको असदस्यता या गैर सदस्यता संदर्भ समूह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अध्यापक है तो पूरा वो जो अध्यापक वर्ग है उसको सदस्यता समूह हो गया। अब व्यक्ति क्या करेगा? जो सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस के जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उन जैसा ही व्यवहार करने लग जाएगा। और उनमें जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यदि वो मेहनत करनी शुरू कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसने स्वयं के समूह को छोड़कर दूसरे समूह को अपना संदर्भ समूह माना है, तो उसको गैर सदस्यता, इसका मतलब उस समूह का वो सदस्य नहीं है जिस समूह को उसने संदर्भ समूह माना है, तो उसको असदस्यता या गैर सदस्यता संदर्भ समूह कहा जाता है। सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह। मर्टन ने संदर्भ समूह के बारे में बताया है कि जरूरी नहीं है कि संदर्भ समूह का सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। यदि संदर्भ व्यक्ति के संदर्भ समूह का समाज और उस व्यक्ति पर सकारात्मक और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो वो सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा। जबकि यदि जिस व्यक्ति ने किसी को संदर्भ समूह माना है उस संदर्भ समूह का उस व्यक्ति पर और समाज पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसको नकारात्मक संदर्भ समूह कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने को
आईएएस ऑफिसर समूह से संबंध स्थापित किया है तो उसके लिए मेहनत करेगा, जिससे उसको खुद को भी लाभ होगा और समाज को भी इससे लाभ होगा। इसके विपरीत तो ये सकारात्मक समूह कहलाएगा। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने अपराधी समूह से अपने आप को स्थापित कर लिया है तो वो नकारात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को भी नुकसान है और समाज को भी नुकसान है। इसके पश्चात तुलनात्मक व आदर्श मूलक संदर्भ समूह। मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक रूप के आधार पर दो भागों में बांटा था, तुलनात्मक संदर्भ समूह और आदर्श मूलक संदर्भ समूह। तुलनात्मक संदर्भ समूह उस समूह को कहते हैं जिसकी परिस्थिति वह गुणों को व्यक्ति अपने स्वयं के समूह से भिन्न रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति अपनी समूह की तुलना या अपनी तुलना दूसरे समूह या व्यक्ति के गुणों से करते हैं और उसको अपने से उच्च पाते हैं, मतलब दोनों की तुलना करते हैं अपनी और दूसरे व्यक्ति या समूह के गुणों की, तो उसको तुलनात्मक संदर्भ समूह कहा जाता है। आदर्श मूलक संदर्भ समूह उस समूह को कहा जाता है जिसके व्यवहार प्रतिमान को आदर्श मानकर व्यक्ति उसे संदर्भ समूह चुनता है। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके संदर्भ समूह चुना है तो आदर्श मूलक संदर्भ समूह कहलाएगा, और यदि किसी व्यक्ति ने अपने समूह या अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करके उसे संदर्भ समूह चुना है तो उसको तुलनात्मक संदर्भ समूह कहा जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये जो संदर्भ समूह है इसका मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक या अप्रकार्यात्मक प्रभाव। प्रकार्यात्मक कौन सा होता है, जो समाज पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, और अप्रकार्यात्मक क्या होता है, समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो रॉबर्ट मर्टन ने बताया था कि जो संदर्भ समूह है उसका व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जिसकी विवेचना हम यहाँ कर रहे हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक है। संदर्भ समूह है, इसका एक प्रकार्यात्मक लाभ ये है कि ये व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को उसी समूह से स्थापित करेगा जो समूह उच्च है, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है, और अपने से ऊंचे सामाजिक समूह ऊंची प्रतिष्ठा वाले सामाजिक समूह के व्यवहार को, उनके रीति रिवाजों को, उनके कार्यों को, उनके व्यवहार को यदि वो अपने जीवन में अपनाता है तो यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में निस्संदेह मदद करता है। व्यक्ति के अग्रिम समाजीकरण में सहायक है। अग्रिम का मतलब पहले से ही। जो संदर्भ समूह है यह व्यक्ति के अग्रिम सामाजीकरण में भी सहायक है। सामाजीकरण का मतलब सीखना। इसका मतलब व्यक्ति अपने संदर्भ समूह की जो भी अपने संदर्भ समूह माना है उसके मूल्यों, आदर्शों, नियमों, आचरणों, व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपना लेता है। तो इसका मतलब उस समूह का सदस्य बनने से पहले ही व्यक्ति है उन्हें उसके नियमों, आचरणों, मूल्यों को सीख लिया है। तो संदर्भ समूह व्यक्ति के अग्रिम समाजीकरण में भी सहायक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो यदि उसी जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करेगा और उस जैसा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो सारी चीज़ें वो पहले से सीख लेता है, तो इसका मतलब जिस दिन वो आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उस दिन क्या होगा, उसका अग्रिम समाजीकरण हो चुका होगा, मतलब वो चीज़ें उसने पहले से ही सीख चुकी होगी। तो ये प्रकार्यात्मक प्रभाव है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। सदस्यता समूह के संबंधों का टूटना या अलगाव। इसका मतलब होगा व्यक्ति ने जिस समूह को संदर्भ समूह माना है वो उसी के मूल्यों, आदर्शों, विचारों को अपने जीवन में अपना लेता है और उससे के साथ समानता स्थापित कर लेता है। इससे क्या होगा, जो उसका खुद का समूह है, सदस्यता समूह है, उस समूह से वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस कौन से नियमों को मानने लग गया, वो अपने से उच्च नियमों को मानने लग गया। जैसे कोई निम्न जाति का है, वो यदि उच्च जाति की नकल करना शुरू कर देता है, उस जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो इससे क्या होगा, जो सदस्यता समूह है उससे उसके जो नियम है उनको वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाएगा, उनकी उपेक्षा करने लग जाएगा, तो उससे उसके संबंध है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। ये जो सामाजिक संदर्भ समूह है उसका अप्रकार्यात्मक प्रभाव है, मतलब इससे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। संदर्भ समूह और सामाजिक गतिशीलता। इसका तात्पर्य यह है कि संदर्भ समूह है वो सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये होता है व्यक्ति किसी भी समूह में आ जा सकता है। जैसे यदि व्यक्ति निम्न समूह में है तो उच्च समूह में जा सकता है। जैसे भारत की प्राचीन जनजाति थी जिसमें प्राचीन जाति की अवधारणा या वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंदर सबसे निम्न स्तर पर शूद्र थे, फिर वैश्य थे, उसके बाद क्षत्रिय थे और उसके बाद ब्राह्मण थे।
तो वहाँ सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह में नहीं जा सकता था। विशेषकर सबसे उच्च और सबसे निम्न जो वर्ग था, शूद्र और ब्राह्मण, वो एक दूसरे के समूह में नहीं जा सकते थे। उसमें सामाजिक गतिशीलता न के बराबर थी। तो संदर्भ समूह है वो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। भोजन, पोशाक, शिक्षा, व्यवसाय आदि पर भी प्रभाव, संदर्भ समूह का भोजन, पोशाक, शिक्षा, व्यवसाय आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस भी समूह को हमने संदर्भ समूह माना है, उसी जैसी पोशाक पहनेंगे, उन्हीं के तरह खान पान करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने की भी कोशिश करेंगे, उन जैसा व्यवसाय अपनाने की भी कोशिश करेंगे, तो ये व्यक्ति के भोजन, पोशाक, शिक्षा, व्यवसाय आदि पर प्रभाव डालता है। अब आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह का प्रयोग किसने किया था? द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। संदर्भ समूह की अवधारणा पर एक नोट लिखिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।